हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबीस इन्वेस्टमेंट। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मनीष पोबराई की एक बहुत ही फेमस किताब है धंधो इन्वेस्टर, और उसी का एक मॉडल है हेड्स आई विन टेल आई डोंट लूज मच। यानी ज्यादातर आपके बेट सही हो और उनमें आप बेट्स जो है लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे, और वहीं जो बेट्स आपके गलत निकलते हैं उसको आप जल्दी पोजीशन काट लोगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसी को इंडियन कंटेक्स्ट में मैंने यूज किया है, और लार्ज कैप कैटेगरी में इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए ऐसे स्टॉक्स का एक बास्केट बनाएंगे हम, जिससे 25 से 35% के सीएजीआर रिटर्न्स निकल सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें बेसिकली हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को यूज करेंगे। तो यूजुअली मैं अपने चैनल पे दो तरह की चीजें बात करता हूं, या तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करता हूं, चाहे वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो या कोई भी म्यूचुअल फंड्स के कॉमन स्टॉक्स हो, इस तरह की स्ट्रेटेजीज की बात करता हूं, या फिर फंडामेंटल इन्वेस्टिंग बात करता हूं जहां पे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को आरएसआई लेस देन 30 एंड 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बाई करने की। तो ये दो अलग स्ट्रेटेजी की बात करता हूं। तो आज जो है हम रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। तो काफी लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बोलते हैं कि जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है जो मल्टीबैगर बनती है, लेकिन वो आरएसआई लेस देन 30 या 200 डे मूविंग एवरेज ऐसे सिचुएशंस में आते नहीं है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। तो वैसी अपॉर्चुनिटीज को कैसे पकड़े, तो यहाँ पे आज जो स्ट्रेटेजी है ये इस तरह के मल्टीबैगर स्टॉक्स जो है वो पकड़ने में मदद करती है। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी को आप आरएसआई और 200 डे मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। ये जो बास्केट ऑफ स्टॉक्स है इसको आप एज इट इज रूल बेस्ड है, पैसिव इन्वेस्टिंग है, और सॉर्ट ऑफ एक्टिव इन्वेस्टिंग भी इन्वॉल्व है इसमें। तो इसमें बेसिकली आप जब भी इंडेक्स में कुछ चेंज होंगे तो उस हिसाब से आप बाई करोगे, और जब भी इंडेक्स में कुछ चेंजेस होंगे उस हिसाब से आप सेल भी करोगे। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 1996 में आया था, और लास्ट 25 ईयर्स में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 16 से 17% के रिटर्न्स दिए हैं इंक्लूडिंग डिविडेंड्स। तो ये जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है ये बेसिकली निफ्टी नेक्स्ट 50 के 50 स्टॉक्स जो है उसमें से 25 जो है जो बेसिकली लगार्ड्स हैं, अच्छे परफॉर्मिंग कंपनीज नहीं है, या कोई भी एक रीजन से उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के रिमेनिंग 25 है, तो वैसे लगार्ड्स को हम निकाल के बाहर फेंकते हैं, और 25 जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स है विद इन निफ्टी नेक्स्ट 50 उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उनको होल्ड करते हैं, और उनमें छिपे हुए ऐसे मल्टीबैगर्स जो फ्यूचर में निफ्टी 50 के भी पार्ट बनते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स का बास्केट की स्ट्रेटेजी हम बात करेंगे, और इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि बैक टेस्ट में एक नहीं दो नहीं मल्टीपल मल्टीबैगर्स निकलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो निफ्टी 50 में जाती है मल्टीबैगर स्टॉक्स जो होते हैं वो इवेंचुअली क्या होता है, स्मॉल कैप से पहले मिड कैप बनते हैं और फिर मिड कैप से लार्ज कैप, और जब वो लार्ज कैप में आते हैं तो सबसे पहले वो मिड कैप 50 से मूव होकर निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं और उसके बाद निफ्टी 50 में जाते हैं। तो इसीलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडेक्स होता है, और यहां पे छिपे हुए रहते हैं मल्टीपल मल्टीबैगर्स। और हम देखेंगे भी इस बैक टेस्टिंग में, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, टाइटन हो या टाटा कंज्यूमर हो, ऐसे मल्टीपल मल्टीबैगर्स जो है इस स्ट्रेटेजी में पकड़ाई जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा निफ्टी 100 जो है वो टॉप 100 कंपनीज होती है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसमें से जो टॉप 50 कंपनी होती है वो निफ्टी 50 का पार्ट होती है, और वहीं अगली सेट ऑफ 50 कंपनी जो होती है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 की पार्ट होती है। तो ये मोटे तौर पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेपरेशन होता है, और साल में 2 बार रीबैलेंसिंग होती है निफ्टी की तरफ से, जिसमें इंडेक्स के अंदर रीशफलिंग होती है। यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी कुछ स्टॉक्स निफ्टी 50 का पार्ट बनती है, और निफ्टी 50 से भी कुछ स्टॉक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनती है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जितनी भी कंपनीज पार्टिसिपेट करती है वो दो तरीके से एंटर होती है, या तो वो निफ्टी मिड कैप 50 से एंटर करती है, या फिर निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्म करके वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के पार्ट बनती है। और वहीं जब कोई कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनती है तो कुछ कंपनीज एग्जिट भी करती है, राइट। तो वो जो कंपनीज एग्जिट करती है तो उनमें से कुछ विनिंग ट्रेड्स होते हैं, वो बेसिकली निफ्टी 50 का पार्ट बन जाती है, और वहीं कुछ कंपनीज जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करती और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरता है, और उससे क्या होता है कि वो निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट बन जाती है। तो हमको विनर्स आइडेंटिफाई करना है और लूजर्स को एग्जिट करना है। तो विनर्स की बात करें तो विनर्स हुए जो निफ्टी मिड कैप 50 में थे, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बने, और उसके बाद निफ्टी 50 का पार्ट बने। तो हमें ये 3 स्टॉक्स को होल्ड पे रखना है, और वहीं हमको एग्जिट कौन से करने हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि वो कंपनीज अगर हमारे पोर्टफोलियो में आ भी जाए तो उनको एग्जिट कर ले, और या तो वो कंपनीज जो है हम कभी बाई ना करें। तो उस चीज को अगर हम देखें तो एक तो लूजर्स जो है निफ्टी 50 का जो पार्ट पहले हुआ करती थी वो अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बन जाए, एक तो वो हो गया। दूसरा हो गया कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हुआ करती थी और वापस वो निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट बन गई, और फ्यूचर में अगर वो वापस निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनने की कोशिश करे, तो ये दो लूजर्स को हमें एग्जिट करना है या हमें कभी बाई ही नहीं करना है। तो आज मैं एक एग्जांपल की पूरी सेट के साथ आपको ये चीजें समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट साइड पे अगर दिखाऊं तो ये 50 कंपनीज है जो अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है। एसीसी, अबॉट इंडिया, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, एल्केम लैब्स, अंबुजा सीमेंट, इस तरीके से ये जितनी भी कंपनीज है ऑलमोस्ट 50 कंपनीज है। तो ये 50 कंपनीज करेंटली निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है। तो अब इस 50 कंपनीज में से हम वो कंपनीज आइडेंटिफाई करेंगे जो इसके पहले हिस्टोरिकली निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करती थी,
और ड्यू टू देयर बैड परफॉर्मेंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कोई टाइम पे उन लोगों ने अंडर परफॉर्म किया, जिस वजह से वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आए हैं। तो हम ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल बाई नहीं करेंगे। तो उन स्टॉक्स का अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, यहाँ पे मैंने डेट भी दिया, डेट ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम निफ्टी 50, ये इस डेट पे निफ्टी 50 से एक्सक्लूड किया गया था। ऐसे स्टॉक्स अगर मैं आपको तो ये जो स्टॉक्स है इसको मैंने मार्क किया यहाँ पे, इसको अगर मैं एग्जिट करूं तो ये जो 50 कंपनीज है इनमें से अगर मैं ये निफ्टी 50 का पहले पार्ट थी उनको एग्जिट करूं तो हमारे पास बच जाती है 32 स्टॉक्स। ये 32 स्टॉक्स है जिसको हम फर्दर रिफाइन करते हैं। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि ये 32 स्टॉक्स में से हमने ऐसे स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई किए जो पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हुआ करती थी। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको दिखाऊं अदानी एंटरप्राइज, तो ये 2015 में निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हुआ करती थी और 29 मई 2015 में ये इंडेक्स से एक्सक्लूड हुआ था। तो ये जो डेट है ये अप्रॉक्स डेट है, इससे थोड़े से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोटे मोटे पे ये निफ्टी नेक्स्ट 50 से एग्जिट हुआ था। और ऐसे कंपनीज भी हम फ्यूचर में बाई नहीं करेंगे या अभी बाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंपनी आपको एक बार धोखा दे चुकी है आपको उसको भरोसा नहीं करना चाहिए। हम उस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। तो इसके अंदर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट थी और निफ्टी 50 का पार्ट थी, ये दोनों को अगर एग्जिट करते हैं तो 32 में से हमारे पास बच जाते हैं 23 स्टॉक्स। यानी ये 23 स्टॉक्स जो है ये फर्स्ट टाइम निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनी है, और इनमें से कई सारी कंपनीज जो है फ्यूचर में निफ्टी 50 का भी पार्ट बन सकती है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जो कंपनी फर्स्ट टाइम निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनी उनको रखे, और फ्यूचर में अगर इनमें से कोई भी स्टॉक जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 से मिड कैप 50 के अंदर मूव हो जाता है ड्यू टू देयर अंडर परफॉर्मेंस, तो उसको हम एग्जिट कर देंगे एज पर आवर स्ट्रेटेजी। बट जो कंपनी निफ्टी 50 में अपग्रेड हो जाती है उसको हम होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये है कि कट डाउन योर लूजर्स एंड होल्ड ऑन टू योर विनर्स। ये स्ट्रेटेजी आपको पैसे बना के देती है। तो इसी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कंपनीज है, आपको जस्ट आइडिया के लिए, अबाउट इंडिया हुआ, अदानी ग्रीन हुआ। अबाउट इंडिया का मैं एक और चीज बता दूं, अबाउट इंडिया 2003 तक इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड था, बट क्योंकि वो डीलिस्ट हुआ था इस वजह से ये जो स्टॉक है इन द पास्ट एक बार एग्जिट हो चुका है। बट क्योंकि वो डीलिस्ट हुआ था और कंपनी बहुत अच्छी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंसिडर की है। और अगर आप चाहो तो ये स्टॉक को एक्सक्लूड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनीज मैं दिखाऊं, अबाउट इंडिया, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, एल्केम लैब्स, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, बंधन बैंक, बर्जर पेंट्स, ग्लैंड फार्मा, गोदरेज कंज्यूमर, एचडीएफसी, एएमसी, हेवेल्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, इंद्रप्रस्थ गैस, इंडस टावर, इन्फो एज, इंटरग्लोब एविएशन, ये बेसिकली इंडिगो हो गई, जुबिलेंट फूडवर्क्स, एल&टी इन्फोटेक, मैरिको, मुथूट फाइनेंस, स्पीडलाइट, एसबीआई कार्ड्स। तो ये जो 23 कंपनी है ये बेसिकली निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में से टॉप कंपनीज है। ये बेसिकली वो मलाई है जिसको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहीं पे मैं अगर आपको थोड़ा सा इसकी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊं तो ये जितनी भी कंपनीज है इसका मैंने डेट ऑफ इंक्लूजन निकाल लिया, कौन से डेट को ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनी, और उसके बाद मैंने एब्सोल्यूट रिटर्न्स निकाले। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स आप देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखो, लास्ट 3 से 4 साल की अंदर ही ये इंक्लूड हुए हैं। कुछ जो है 2016 में, कुछ 2017 में, कुछ 2018 में, कुछ 19 में, और कुछ 2012 जितने पुराने कंपनीज भी है जैसे गोदरेज कंज्यूमर है, और कुछ रिसेंटली भी ऐड हुए लाइक ग्लैंड फार्मा जिसका आईपीओ आया था। तो आप देखोगे इंटरेस्टिंग है कि 23 में से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कंपनी है बंधन बैंक, जो हमें पता है कि ड्यू टू पैंडेमिक जो है काफी सारे नेगेटिव कैश फ्लोज हुए हैं, एनपीएस के इशू आए हैं जिस वजह से ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि इसके अलावा कोई भी कंपनी ने अंडर परफॉर्म नहीं किया है लास्ट 4 साल में। तो दिखाता है कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है ये, कितनी कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी है। और इसके अंदर मैंने एब्सोल्यूट रिटर्न्स निकाले और इसके बाद मैंने एक्सआईआर निकाला। एक्सआईआर अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताऊं कि आप अलग अलग डेट पे इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट। ये जो कंपनी है अबाउट इंडिया, ये 26 जून को जब ये इंक्लूड हुआ था उस डेट पे अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, और वहीं मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट पे आपने अगर 2017 में इन्वेस्ट किया होता, तो इस तरीके से अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो अलग अलग डेट के अलग अलग रिटर्न्स बनते हैं और ओवरऑल सीएजीआर के जगह एक्सआईआरआर निकाला जाता है। और वो एक्सआईआरआर अगर हम देखेंगे तो वो 25% होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं रिटर्न्स 23.92 और लगभग 1% का डिविडेंड भी निकलता है मोरलेस सारी कंपनीज में। तो 25% के रिटर्न्स बनते हैं। तो पैसे बनते हैं अगर आप सही तरीके से बाई करो और सही तरीके से होल्ड ऑन करो। और यहाँ पे 2 चीजें हैं, हालांकि ये सब कुछ नहीं बताता बट काफी कुछ बता देता है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कंपनीज अगर आज के समय बाई कर रहे हो, ये जो 23 कंपनीज, इसमें से कुछ कंपनीज फ्यूचर में अंडर परफॉर्म करके निफ्टी नेक्स्ट 50 से मिड कैप 50 में चले जाए तो उसको हमें एग्जिट करना पड़ेगा। तो वहां हो सकता है हल्का फुल्का आपका लॉसेस भी हो, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जब भी कोई कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 से मिड कैप 50 में डाउनग्रेड होती है तो जरूरी नहीं कि उसके नेगेटिव रिटर्न ही आएंगे। हो सकता है बाकी कॉम्पिटिटर्स जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से राइज करे, तो कुछ अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज अगर रहेगी तो निफ्टी मिड कैप 50 की, तो वो इंक्लूड हो जाती है। तो हम विनर्स चुन चुन के लाते हैं और लूजर्स या जो अंडर परफॉर्मर्स होते हैं या कम परफॉर्मिंग कंपनीज है उसको एग्जिट करते हैं। और यहाँ पे मैंने जो रिटर्न दिखाए हैं 25% के, इसमें एक तो वो कंपनीज इंक्लूडेड नहीं है जो फ्यूचर में मिड कैप 50 का पार्ट बन सकती है, यानी आपके रिटर्न्स जो है
थोड़े से यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे ये भी इंक्लूड नहीं किया है जो कंपनीज निफ्टी नेक्स्ट 50 से अगले कुछ साल में निफ्टी 50 का पार्ट बन सकती है, यानी वो मल्टीबैगर कंपनीज जो यहाँ पे छिपी हुई है इन 23 कंपनीज के अंदर। तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पे पास से दिखाऊं तो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी अपनाई होती तो फर्स्ट टाइम निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट थी ये 9 कंपनीज, और उसके बाद ये फ्यूचर में निफ्टी 50 का पार्ट बनी। तो आज के समय ये निफ्टी 50 के पार्ट है, बट 2016 में जैसे श्री सीमेंट जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हुआ था, और वही बजाज फिनसर्व जो 2013 में निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हुआ था, टाइटन जो है 2011 में निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हुआ था, बजाज फाइनेंस जो है 2016 में निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हुआ था, यूपीएल जो है 2017 में निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हुआ था। तो आप देख सकते हो सारे मल्टीबैगर्स हैं, इस तरह के मल्टीबैगर्स आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल आपके रिटर्न जो है 25%, तो मैंने कंजर्वेटिव फिगर बताया। अगर आप मिड कैप में जो मूव हो जाएगी जो लॉस मेकिंग कंपनीज को, उसका अगर आप लॉसेस को भी कट डाउन करोगे इनके प्रॉफिट से, तो ओवरऑल आपके रिटर्न इजीली 30 to 35% के सीएजीआर बन सकते हैं। तो पैसे बनते हैं, लार्ज कैप कंपनीज में भी पैसे बनते हैं अगर आप सही स्ट्रेटेजी बनाओ। तो आप मेरे जितने भी वीडियोस देखोगे वहां पे मैंने या तो फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स पिक करने का बताया है, या फिर रूल बेस्ड स्ट्रेटेजीज बताई है। रूल बेस्ड स्ट्रेटेजीज में बहुत ही अच्छे पैसे बनते हैं, जहां पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड करने देते हो किस तरीके से आपके परफॉर्मेंस रहेंगे। और थोड़ा सा मैं ये जो 9 कंपनीज है इनके परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूं इन द पास्ट। तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ की बात करूं तो 62% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए है इसने सिंस 2017 अक्टूबर। अगला कंपनी है टाटा कंज्यूमर जो 2016 से लेकर लास्ट 5 ईयर्स में 500% के अमेजिंग रिटर्न्स दिया है। अगली कंपनी है एचडीएफसी लाइफ जिसने नवंबर 2017 से 100% के रिटर्न्स दिए हैं। अगली कंपनी है श्री सीमेंट जिसने लास्ट 5 ईयर्स में 56% के रिटर्न्स दिए हैं। अगली कंपनी है बजाज फिनसर्व जिसने 468% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। अगली कंपनी है टाइटन जो 2016 से लेकर अभी तक 347% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। अगली कंपनी है बजाज फाइनेंस जिसने 561% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। अगली कंपनी है यूपीएल जिसने 70% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए लास्ट 5 ईयर्स में। अगली कंपनी है आयशर मोटर्स जो 15% के रिटर्न्स दिए लास्ट 5 ईयर्स में। यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं तो टाटा कंज्यूमर जो है प्रीवियसली निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करती थी, बट ये एज ए टाटा ग्लोबल बेवरेज के नाम से हुआ करती थी, और उसके बाद जो है टाटा केमिकल का सॉल्ट बिजनेस को कंबाइन करके मर्ज करके टाटा कंज्यूमर बनाया गया है। तो अगर आप उस चीज को भी कंसीडर करते हो और टाटा कंज्यूमर को एक्सक्लूड भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसमें आपके मल्टीबैगर्स एक नहीं दो नहीं मल्टीपल मल्टीबैगर्स मिलेंगे, और ये स्ट्रेटेजी से बहुत मोटा पैसा बनता है। तो ये पर्सनली मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी रही है लास्ट इतने साल में। लेकिन एक और चीज यहाँ पे मैं वार्निंग के हिसाब से बता दूं या एज अ हेड्स अप कि अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 से कोई भी कंपनी जो है निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी, यानी ये हिडन मल्टीबैगर्स आइडेंटिफाई एक बार हो गए और जब वो निफ्टी 50 का पार्ट बन जाती है तो आप एज अ स्ट्रेटेजी उसको कंसीडर नहीं करोगे। उसके बाद वो जो स्टॉक्स है उसको आप एक्टिवली मैनेज करोगे ताकि वो जो रिटर्न्स बने हैं आपके वो रिटर्न्स परमानेंटली इरोड ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो 9 कंपनीज है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 से डायरेक्टली मूव हुई है निफ्टी 50 में, तो ये जो कंपनीज है इनमें से कई सारे मल्टीबैगर भी बने हैं। तो ये कंपनीज को आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये निफ्टी 50 में पार्ट बनने के बाद ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ये अच्छा परफॉर्म ना करे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो आपको इनमें से एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि इनके रिटर्न्स तो आपको मिल जाएंगे एक सर्टेन पॉइंट तक और उसके बाद वापस से इसके रिटर्न्स जो है नीचे आने लगेंगे। तो कंपनी को एक्टिवली ट्रैक करना पड़ता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, बट ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप देखो ये जो कंपनीज है चाहे वो श्री सीमेंट हो, बजाज फिनसर्व हो, टाइटन हो, बजाज फाइनेंस हो, यूपीएल हो, आयशर मोटर्स हो, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंज्यूमर, तो ये कंपनीज ऐसी है जिसको आप एक्टिवली मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है उसके बावजूद अगर ये अंडर परफॉर्म करते हैं या इफ द सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेरी वेल उसके बावजूद ये अगर अंडर परफॉर्म करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें से एग्जिट करके अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे नेक्स्ट 50 के अंदर फ्यूचर के मल्टीबैगर्स हिडन है, तो आपको वो पैसा वहां लगाना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट्स बुक कर लोगे, अगर आपको जब भी डाउट लगे आप इस पे प्रॉफिट बुक करो और जो है वो पैसा जो है आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर वापस डाल दो, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीबैगर्स की कमी नहीं होने वाली है इन निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये अमेजिंग स्ट्रेटेजी है। तो अगर आपको आज की स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके तो इस तरीके की हाई क्वालिटी वीडियोस लाने के लिए। और नेक्स्ट वीक मैं इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए मिड कैप से किस तरीके से हाई क्वालिटी बिजनेस निकाल सकते हैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर वेट कीजिएगा। और एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं आपको, तो ये स्ट्रेटेजी आपको लार्ज कैप मिड कैप में यूज कर सकते हो, लेकिन स्मॉल कैप में आपको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को जरूर कंसीडर करना चाहिए, सिर्फ इंडेक्स को कंसीडर करके नहीं करना चाहिए। उसका मैं डिटेल लेवल पे जब मिड कैप की वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्कशन भी करूंगा।
तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।